समुच्चय का कल आप लोग प्रश्नावली 1.1 आप लोग पढ़े और मैंने प्रश्नावली 1.1 में जो उपयोग होने वाला जो सामग्री था उसे मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे और 1.2 यह पाठ का नाम है सेट्स अर्थात समुच्चय के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्रश्नावली 1.2 में हम लोग प्रश्नावली 1.2 में 3 चीज आप जाने। पहला रिक्त समुच्चय के बारे में कि रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, पहला, और दूसरा होगा परिमित समुच्चय। और तीसरा जो आप शब्द जानेंगे अपरिमित समुच्चय। पहला परिमित समुच्चय और दूसरा अपरिमित समुच्चय। रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। रिक्त समुच्चय माने यदि किसी भी समुच्चय में अवयव की संख्या 0, यदि किसी भी समुच्चय में यदि अवयव की संख्या यदि 0 होती है तो उसे फाई से लिखते हैं। यदि किसी भी समुच्चय में अवयव की संख्या यदि कुछ न होगी तो वह हमारा रिक्त समुच्चय कहलाएगा। परिमित माने होता है सीमित। जैसे यदि मान लो दिया है ऐसे A इक्वल मझले कोष्टक के अंदर 1 2 3 4 ऐसे दे दिया तो 1 से लेके 4 तक ये हमारा सीमित अवयव है 1 2 3 4। लेकिन इसी तरह ऐसे दे दिया A इक्वल मझले कोष्टक में 1 2 3 और ऐसे लगा दिया तो इसका मतलब होगा कि यह हमारा अपरिमित समुच्चय है। यदि ऐसे होगा तो परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय में अंतिम अंक पता रहता है। वह समुच्चय जिसमें हमें अंतिम अंक ज्ञात हो, अंतिम अंक पता हो, वह परिमित समुच्चय होता है। और वह समुच्चय जिसमें हमें अंतिम अंक पता न हो वह हमारा अपरिमित समुच्चय होता है। तो आप लोगों को यह जानना है कि रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। इसके बाद अब हम लोग अभ्यास शुरू करेंगे। तो प्रश्नावली 1.2 में कह रहा है कि पहले नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। जैसे मान लो पहला दिया है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। दिया है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो आप बताओ कोई संख्या 2 से यदि कोई विषम प्राकृतिक संख्या है तो वह 2 से कटती नहीं है। अर्थात रिक्त 3 2 से नहीं कटेगा। 1 3 5 7 9 11 यानी जितनी भी विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं वह 2 से विभाजित नहीं होंगे। तो यहाँ जब आंसर में तुम लिखोगे उत्तर में लिखोगे 2 से भाज्य, 2 से भाज्य कोई भी
से भाज्य कोई भी विषम प्राकृत संख्या नहीं, अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। अर्थात दो से भाज्य होने वाली ऐसी विषम संख्याएं कोई भी नहीं है। तो कोई भी नहीं है तो हम लिख सकते हैं रिक्त समुच्चय, अथवा इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए इक्वल ऐसे करके हाई से। हिंदी लिखो या ये लिखो, दोनों आपका सही है। दूसरे नंबर में कह रहा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो सम अभाज्य जो संख्याएं हैं, दूसरे नंबर में दिया है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। यहाँ लिख देंगे ए सम अभाज्य संख्याएं दो है। यदि सम अभाज्य पहली संख्या यदि कोई पूछेगा तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो सम अभाज्य जो संख्या है वह दो हमारा है। चूंकि चार हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा, वह भाज्य होगा। तो यदि कहीं प्रश्न में पूछ दे कि सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या केवल हमारा होता है दो, और चूंकि इसमें समुच्चय में एक अवयव है, तो एक अवयव है, अतः यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा। लिखेंगे रिक्त समुच्चय नहीं है। इतना तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है, विषम क्या है, सम क्या है, इन चीजों को आप एकदम याद कर लें। तो यदि कहीं भी सम अभाज्य संख्या पूछेगा तो सम अभाज्य संख्या कौन है, केवल दो है, और इसमें एक अवयव आया, इसलिए रिक्त समुच्चय नहीं होगा। अब अगले नंबर में हम देखें नंबर 3 में दिया है मझले कोष्टक के अंदर यक्स सच डेट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। कामा एक्स का मान 5 से छोटा है और साथ एक्स का मान 7 से बड़ा है। तो यहाँ जो यक्स का मान कह रहा है, यक्स का मान 5 से छोटा है और यक्स का मान 7 से बड़ा है। तो इसको लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे ये बताओ। देखो यक्स का मान बताओ जो 5 से बड़ा हो, 5 से छोटा हो। तो यक्स का मान 5 से छोटा और यक्स का मान 7 से बड़ा। कोई प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, तो यहाँ ध्यान से समझना है। यहाँ 5 बड़ा है यक्स से, या 5 बड़ा है यक्स से, और यहाँ जो है यक्स बड़ा है 7 से। तो 5 यदि हम लिखें ऐसे 5 6 7, तो यहाँ कह रहा है कि यक्स का मान 5 से, थोड़ा यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। यक्स का जो मान है वह 5 से छोटा है।
तो 5 से छोटा है। 5 और 7 के बीच में हमें देखना है, तो 5 व 7 के बीच में देखना है। तो यही बताओ x का मान 5 से छोटा होगा या 6 छोटा नहीं है, बड़ा है, और x का मान 7 से बड़ा है। तो ये बताओ यह 5 से यह बड़ा और 7 से यह छोटा। तो इस नियम पे यह अंक फॉलो नहीं कर रहे हैं, अतः लिखेंगे a इक्वल मझले कोष्टक में फाई लिख देंगे। अतः यह हमारा क्या है, रिक्त समुच्चय। यहाँ जब लिखेंगे तो थोड़ा इसको 1-2 बार आप समझ लीजिए यह क्या है। यह हमारा जैसे देखो कह रहा है 5 से x का मान छोटा, तो x का मान छोटा, और यहाँ देखो 5 दिया है या 7 दिया है, तो 5, 6, 7 लिख देंगे। लेकिन ये बताओ 5 से 6 बड़ा है, 7 से 6 कम है, लेकिन यहाँ यह उल्टा है, इसलिए इसमें कोई अवयव नहीं होगा, अतः यह रिक्त समुच्चय है। 5 से लेके 7 तक लिखने पे हम पाते हैं यदि यही ऐसे देता x का मान 5 से बड़ा और यह ऐसे ऐसे लगा देता है ऐसे, तो इसके लिए और इसके लिए बीच में 6 आता तो रिक्त समुच्चय नहीं होता। तो यहाँ तीसरे नंबर में भी जो सवाल है वो हमारा क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। अब चौथे नंबर में आप देखें तो चौथे नंबर में भी सवाल दिया है कि रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। तो ये बताओ ये समांतर रेखाएं हैं, इन समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु माने जो दोनों आपस में, जब समांतर रेखाओं को ऐसे हम आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे नहीं और कोई बिंदु नहीं होगा। इसलिए लिख सकते हैं कि a इक्वल ऐसे फाई और लिखेंगे रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। तो पहले नंबर का हम लोग सवाल जान गए। अब दूसरे नंबर में देखिए, चलिए इसको साफ करके दूसरे नंबर का पहले प्रश्न लिखते हैं, तब आपको उत्तर बताएंगे। तो दूसरे नंबर में परिमित व अपरिमित पूछ रहा है। दूसरे के पहले नंबर का प्रश्न है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। दूसरे नंबर में दिया है 1, 2, 3 ऐसे 100 का चिन्ह। तीसरे नंबर में दिया है 1, 2, 3 और लिखा है 100। चौथे नंबर में दिया है कि 100 के बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। पांचवें नंबर में दिया है कि 99 के छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। यह दूसरे नंबर के सवाल में हमें परिमित व अपरिमित बताना है। यदि हमें अंतिम अंक पता होगा तो वह परिमित होगा, यदि अंतिम अंक पता नहीं होगा तो वह हमारा अपरिमित होगा। यहाँ देख रहे हैं वर्ष के महीनों का समुच्चय। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने के बाद 13 महीने नहीं हो सकते हैं, 14 महीने नहीं हो सकते हैं।
तो वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं। तो जब वर्ष में केवल 12 महीने होते हैं तो 12 महीना एक सीमित अंक है, और सीमित अंक होने के नाते यह लिखेंगे परिमित समुच्चय। ठीक, चूंकि 12 महीना हमारा सीमित अंक, अंतिम हमें महीना पता चल गया, और 12 महीना हमें कुल अंतिम अंक पता चल गया, इसलिए हमारा परिमित समुच्चय है। इसमें दिया 1 2 3 100 आन का चिन्ह, और हम जानते हैं कि अंक अनंत होता है, इसमें अंतिम अंक पता नहीं है, और अंतिम अंक पता नहीं है तो यह हमारा होगा अपरिमित समुच्चय। जब इसमें अंतिम अंक पता नहीं है तो यह कौन समुच्चय होगा? अपरिमित समुच्चय। यहाँ लिखा है 1 2 3, और देखो अंतिम अंक 100 पता है, 100 के बाद 101 नहीं हो सकता है, 102 नहीं हो सकता है, तो यह सीमित अंक है, अंतिम अंक हमें पता है, इसलिए यह परिमित समुच्चय। अब करा कि 100 के बड़े धन पूर्णांक, तो 100 के बड़े बहुत सारे 1000 2000 3000 लाख करोड़ अरब खरब ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, यानी 100 से बड़े। अब अंतिम अंक पता नहीं है, और अंतिम अंक पता नहीं है तो यह हमारा अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक, या 99 से छोटे, तो 99 से छोटे आप जाएंगे 98 97 96 95 94 93, ऐसे करते करते आप 0 तक जा सकते हैं। तो सबसे छोटा अंक हमें पता है 0, इसलिए इसमें सीमित अंक है, इसलिए कौन समुच्चय होगा? परिमित समुच्चय। इस तरीके से हम लोग दूसरे नंबर के सवाल में परिमित व अपरिमित के विषय में जान लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 में निम्नलिखित समुच्चय में प्रत्येक में परिमित व अपरिमित बताना है। तो परिमित व अपरिमित बताना है, तो इसमें भी आप परिमित व अपरिमित इसी तरह बता दीजिएगा। और चलिए हम लगा के आपको दिखा भी दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 का पहला, x अक्ष के समांतर रेखाओं का x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो बताओ x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय पूछ रहा है। तो मान लो हमारा x अक्ष है, तो यह बताओ x अक्ष के समानांतर देखो कितनी रेखा खींच सकते हो? अनंत। चूंकि x अक्ष के समानांतर हम अनंत रेखा खींच सकते हैं, लिखेंगे x अक्ष के समानांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसमें अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, अतः यह परिमित समुच्चय है। यानी इसका मान अनिश्चित है, और अनिश्चित होने के नाते यह कौन समुच्चय होगा? परिमित समुच्चय होगा। अब इसे तीसरे के नंबर 2 के प्रश्न में
हम देखें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय तो बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? तो 26 लिख सकते हैं कि ऐसे मझले कोष्ठक के अंदर ए बी से डॉट डॉट करके जेड तक। चूंकि यह इसमें अंतिम अंक हमारा पता है, जेड पता है, अतः यह कौन समुच्चय होगा? परिमित समुच्चय। तो पहले नंबर में हमारा अपरिमित समुच्चय हो गया। चूंकि x अक्ष के समानांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो x अक्ष के समानांतर अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो वह अपरिमित समुच्चय हुआ। और यह हमारा एक परिमित समुच्चय होगा। चूंकि इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ 26 अक्षर होते हैं और अंतिम अंक हमें पता है कि अंतिम अंक हमारा जेड है, और जेड है तो यह सीमित अंक है, इसीलिए यह परिमित होगा। अब 5 से दिया है तीसरे नंबर में, 5 से 5 के गुणज। तो देखो 5 के यदि हम गुणज बनाए तो 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 ऐसे अनंत तक आता रहेगा। इसमें भी हमें अंतिम अंक पता नहीं है, अतः यह क्या है? अपरिमित समुच्चय। तो जिसमें अंतिम अंक पता होगा वह हमारा परिमित, और जिसमें अंतिम अंक पता नहीं होगा वह हमारा परिमित न होके क्या होगा? अपरिमित। अब चौथे नंबर में कह रहा है, ध्यान दें चौथे नंबर का प्रश्न। चौथे नंबर में दिया है कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, तो बताओ पृथ्वी पर रहने वाले जो जानवर हैं, केवल जो जमीन पे जानवर हैं जमीन पे रह सकते हैं, आसमान में नहीं जा सकते हैं। तो जमीन पे रहने वाले जो जानवर हैं वह केवल जमीन पर रहेंगे, और जब केवल जमीन पर रहेंगे इसलिए यह हमारा जो समुच्चय होगा, आंसर में लिखोगे परिमित समुच्चय। ठीक। केवल यदि ऐसे देता है कि सभी जानवर, तो सभी जानवर में आकाश, पृथ्वी, फिर पाताल आ जाता, तो वहां मुश्किल होता। लेकिन यहाँ पृथ्वी दे दिया और पृथ्वी पर रहने वाले जानवर दे दिया, तो पृथ्वी पर रहने वाले जो जानवर है उनका बायोलॉजी के अनुसार काउंटिंग किया जा सकता है, वो सीमित है, असीमित नहीं है। इसलिए यह हमारा एक प्रकार का परिमित समुच्चय होगा। अब कह रहा है कि मूल बिंदु 0, 0 से होकर, अब देखो जो 5वां नंबर दिया है वह कह रहा है 0, 0 से होकर, 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो यदि मान लो यह हमारा मूल बिंदु है, ठीक, और हम जानते हैं कि ऐसे मान लो ऐसे हमने खींचा है, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे,
इसी में आप अनेक वृत्त खींचेंगे, इसलिए इसका हम काउंटिंग नहीं कर सकते। और जब काउंटिंग नहीं कर सकते तो यह हमारा कौन समुच्चय होगा? अपरिमित समुच्चय होगा। इस तरीके से आपका आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 4 पे हम लोग बढ़े कि कौन बराबर है कौन बराबर नहीं है। हमें समुच्चय में इक्वल पता करना है कि कौन समुच्चय इक्वल है और कौन समुच्चय इक्वल नहीं है। तो प्रश्न नंबर 4 में दिया ए बी सी डी, ठीक। उसके बाद बी का जो मान दिया है डी है, सी है, बी है, उसके बाद ए है। यह देख रहे हैं कि ए बी सी डी इसमें भी 4 अवयव है, इसमें भी 4 अवयव है। यहाँ ए है तो यहाँ भी ए है, यहाँ बी है तो इसमें भी बी है, इसमें सी है तो इसमें भी सी है, इसमें डी है तो इसमें भी डी है। यानी ए में जो अवयव हैं वही अवयव बी में भी है, और बी में जो अवयव है वही अवयव ए में भी है। इसलिए समुच्चय ए किसके बराबर होगा? बी में। ए में भी ए बी सी डी है और समुच्चय बी में भी ए बी सी डी है, लेकिन क्रम इधर उधर कर दिया है। लेकिन आपके अक्षर वही हैं, इसलिए ए बी के बराबर होगा। यह पहला रहा। दूसरे नंबर में 4 8 12 16, फिर दिया है 8 4 16 18। यह देखें 4 है, 8 है, लेकिन 12 देखो 16 है, इसमें 18, इसमें 18 नहीं, इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है, इसलिए 12 इसमें नहीं है। 18 इसमें है लेकिन 18 इसमें नहीं है। केवल 3 अवयव मिल रहे हैं और अवयव नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ए बी के बराबर नहीं होगा। नंबर 3 में हम देखें दिया है कि ए इक्वल मझले कोष्टक में 2 4 6 8, महिला कोष्टक बंद किया है। फिर लिखा है बी यक्स सच डैट यक्स समधन पूर्णांक है और यक्स का मान 10 से यक्स का मान 10 के बराबर है। तो यक्स का मान 10 के बराबर, अब इसको हम लिखें। जैसे मान लो तीसरे नंबर में दिया है 2 4 6 8 10 दिया है, ठीक। यदि इसको हम लिखें रोस्टर फॉर्म में तो समधन पूर्णांक है, तो 2 6 8 कहाँ तक लिखना है? 10 तक ले। चूंकि जब x का मान 10 रखोगे तो इक्वल होगा ना, 10 बड़ा है x से, तो ये बताओ जब हम क्या करेंगे यदि ऐसे चिन्ह लगा रहेगा तो ऐसे चिन्ह का मतलब x का मान हमें 10 तक लेकर जाना, वो भी सम संख्या 2 4 6 8 10 और ऐसे लगा देंगे। इसमें जो अवयव है वही अंक इसमें भी है, इसलिए जब लिखोगे तो a बराबर b, यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से हम लोग तीसरे नंबर का सवाल भी लगा लिए। अब इसमें चौथे में एक और दिया है। चौथे में एक और दिया है कि यक्स
यक्स सच डैट यक्स, यह ए का मान है। संख्या 10 का गुणज है। और बी नंबर में दिया है कि यक्स सच डैट, नहीं, बी नंबर में दिया है 10, 15, 20, 25 और 30 दिया है। ऐसे लिखा है या थोड़ा सा नीचे 10, 15, 20, 25। इसमें कह रहा है कि 10 का गुणज, तो चलो 10 का गुणज बनाए। 10 कन्ने 10, 10 दूना 20, 10 तिहाई 30, 10 चौको 40। इसमें हम देख रहे हैं 10 है लेकिन 20 है, देखो 15 इसमें नहीं है। यानी जो ए के अवयव हैं वह बी में तो कुछ कुछ मिल रहे हैं, लेकिन कुछ अंक इसमें है, कुछ अंक इसमें नहीं है। यानी दोनों अंकों में कुछ न कुछ दोनों अंक नहीं मिल रहा है। और यह 10 का गुणज, यह भी कंफर्म नहीं कहा कि कहाँ तक 10 का गुणज लिखना है। 10 कन्ने 10, 10 दूना 20, 10 तिहाई 30, 10 चौको 40। ऐसे हम गुणा करते जाएंगे तो अनंत गुणज निकलेगा 10 का। तो यानी सीधे सीधे दिखाई नहीं दे, इसमें भी कुछ जो अंक है इसमें नहीं है, इसमें जो अंक है इसमें नहीं है। अतः यह ए बराबर नहीं होगा बी के। यही हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग चौथे नंबर का प्रश्न भी हल कर लिए और 5वें नंबर के प्रश्न को हम लोग अब हल करेंगे। चलिए हल किया जाए। तो पहले प्रश्न हम लिख लें। दिया ए इक्वल 2,3 लिखा है। एक्स सच डैट एक्स, यह निर्माण विधि में लिखा है। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। देखो बच्चों इसे कैसे लगाओगे। यदि यह तो कन्फर्म है कि 2 और 3 है, ठीक, लेकिन जब तक इसे सॉल्व नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा। पहले इसे लगा लो ऐसे, जैसे द्विघात बहुपद तुम लोग लगाते हो ना, 6 कन्ने 6 और 2 तिहाई 6 और 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा। एक्स स्क्वायर धन 2 एक्स धन 3 एक्स धन 6 बराबर 0। इसमें x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 होगा। इसमें 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0। दोनों कोष्टक मिल रहा है, इसे एक कोष्टक के अंदर और यह कोष्टक से बाहर, इसे एक कोष्टक के अंदर बराबर 0। x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0। प्लस 2 है पक्षांतर करोगे -2 होगा, प्लस 3 है पक्षांतर करेंगे -3। अतः जब तुम b का अवयव लिखोगे तो -2 और -3। तो आंसर में जब लिखना है तो लिखेंगे a बराबर नहीं है b के। अब a बराबर नहीं है b के कारण लिखना है, तो कारण लिखोगे चूंकि a का अवयव b में नहीं है और b का अवयव a में नहीं है। अतः यह बराबर
नहीं होगा। इस तरीके से आप लोग प्रश्न को हल करेंगे। अल्लाह में जी अभी का जान लेगा, ये जान लेगा। यहाँ पे हंस लिख के आप तुम बड़ी बिछल होगा। भाई तो अल्लाह ना करो जदू में तो बना फिर से वो खत्म हो गया क्या? चुप चारा हो गया।